चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे आइडिया की, एक ऐसे विचार की जिसने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये विचार है राष्ट्रवाद का। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ और कैसे इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, आइए समझते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। साल 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने एक ऐसी ही दुनिया का सपना देखा था। लेकिन इस सपने के दिल में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था, राष्ट्र का आइडिया। आखिर ये राष्ट्र है क्या चीज, और ये इतना मजबूत विचार आया कहाँ से? इस आइडिया के आने से पहले की दुनिया की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। वो दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी, जहां देशों की साफ सुथरी सरहदें हों। नहीं, वो दुनिया थी बड़े बड़े साम्राज्यों की, जहां अलग अलग तरह के लोग रहते थे और उन पर राज करते थे ऐसे राजा और सम्राट जिन्हें अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। तो ये जो पुराना सिस्टम था, ये था क्या? इसे कहते थे निरंकुशवाद, मतलब एब्सोल्यूट पावर। एक ऐसा राजा जिसकी मर्जी ही कानून थी और उसकी ताकत टिकी थी उसकी सेना पर। राष्ट्रवाद का विचार असल में इसी सिस्टम के खिलाफ एक बगावत थी। और फिर आए वो चिंगारी जिसने सब कुछ बदल दिया, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ये वो पल था जब राजा की प्रजा ने खुद को देश का नागरिक कहना शुरू किया और यहीं से पहले मॉडर्न राष्ट्र राज्य की नींव रखी गई। तो सवाल ये है कि क्रांतिकारियों ने ये किया कैसे? उन्होंने कुछ नए विचारों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया, जैसे पितृभूमि यानी द फादरलैंड और नागरिक यानी द सिटीजन। शाही झंडे को हटाकर तिरंगा लाया गया। एक नेशनल असेंबली बनाई गई जिसे लोग चुनते थे, और पूरे देश में एक जैसे कानून लागू किए गए। यहाँ तक कि फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया गया ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करें। तो फ्रांस का उदाहरण तो ठीक है, पर यह हमें एक ज्यादा बड़े और फिलोसॉफिकल सवाल पर ले आता है। हम एक राष्ट्र कहते किसे हैं? इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया फिलोसोफर अर्नस्ट रेनन ने 1882 में। उन्होंने कहा कि देखो, एक राष्ट्र सिर्फ जमीन का टुकड़ा या एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग नहीं है। ये कुछ और है, कुछ बहुत गहरा। तो रेनन के हिसाब से एक राष्ट्र की रेसिपी क्या है? सबसे पहले एक शानदार बीता हुआ कल जिस पर सब गर्व करें। दूसरा, आज साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की चाहत। और तीसरा, एक ऐसा इतिहास जिसमें सबने मिलकर त्याग किया हो। मतलब ये एक एहसास है, एक भावना जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। फ्रांस से निकली ये चिंगारी देखते ही देखते पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई। 19वीं सदी में जर्मनी और इटली जैसी जगहों पर, जहां लोग एक जैसी कल्चर तो शेयर करते थे पर अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे, वहां खुद को एक करने के लिए आंदोलन शुरू हो गए। और इन सभी आंदोलनों का मकसद साफ था, नेशन स्टेट्स बनाना। यानी एक ऐसा इलाका जहां के ज्यादातर लोग कल्चर और हिस्ट्री के धागे से एक दूसरे से जुड़े हों, जहां राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाएं एक हो जाएं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इनफैक्ट यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नया और अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है और राष्ट्रवाद का मकसद ही पूरी तरह से बदल जाता है। जरा इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तरफ है यूरोप के क्रांतिकारी और दूसरी तरफ महात्मा गांधी का नमक मार्च। दोनों ही राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे एक ही आइडिया अलग अलग जगहों पर कितने अलग अलग रूप ले सकता है। तो फर्क क्या था इन दोनों में? देखिए, यूरोप का राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ने के लिए था ताकि एक देश बन सके, जबकि भारत जैसी जगहों पर राष्ट्रवाद का मतलब था किसी बाहरी ताकत को देश से बाहर निकालना। यूरोप में दुश्मन पुराने राजा महाराजा थे, तो यहाँ दुश्मन था औपनिवेशिक शासन। एक ने तरीका अपनाया युद्ध और कूटनीति का, तो दूसरे ने रास्ता चुना जन आंदोलनों का। तो चलिए अब जरा भारत के केस को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि यहाँ राष्ट्रवाद ने कैसे एक बिल्कुल अलग, अपना एक यूनिक कैरेक्टर बनाया। महात्मा गांधी ने 1909 में अपनी किताब हिंद स्वराज में एक बहुत ही पावरफुल बात लिखी। उन्होंने ये समझा कि अंग्रेजों का राज असल में भारतीयों के ही सहयोग पर टिका है, और यही समझ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनी। और इसी सोच के दिल में था स्वराज का आइडिया। स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, इसका मतलब था सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता और सेल्फ कंट्रोल, यानी खुद पर काबू, अपने भाग्य का मालिक खुद बनना। तो इस असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन की स्ट्रैटेजी थी क्या? इसके 3 सिंपल स्टेप्स थे। पहला, सरकार से मिले टाइटल्स और सम्मान लौटा दो। दूसरा, सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, कोर्ट और स्कूलों का बहिष्कार करो।
और तीसरा, विदेशी सामान खरीदना बंद कर दो, जिससे अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचे। और ये सिर्फ कागज पर एक आइडिया नहीं रहा, ये जमीन पर उतरा। हजारों लाखों आम लोग, स्टूडेंट्स, मजदूर, किसान सब इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। 1922 आते आते ये एक जबरदस्त जन आंदोलन बन चुका था। तो सोचिए जरा, एक आइडिया जो यूरोप में देशों को बनाने के लिए पैदा हुआ था, वही आइडिया दुनिया भर में साम्राज्यों को उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा हथियार बन गया। ये है एक विचार की ताकत। और ये सफर हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब हम सब ग्लोबल वार्मिंग और पेंडेमिक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या हैं, ऐसे में राष्ट्रवाद का भविष्य क्या है? ये एक सोचने वाली बात है।